हाय। 5th of June को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। माई ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू। यू ऑल आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। ये 2 सेशंस होंगे 9:30 to 11:30, 2:30 to 4:30। 9:30 बजे से हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, बट हमें बिफोर टाइम पहुंचना है। एटलीस्ट 8:30 9 PM तक आप अपने 9 AM तक अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। स्लॉट्स में डिवाइड करिएगा। ये जो 2 घंटे का टाइम होगा 30 मिनट्स, तो इससे एक आइडिया लगता है कि हम किस पेस से चल रहे हैं, किस तरीके से हमारा एग्जाम प्रोग्रेस हो रहा है। दिस रियली हेल्प्स। OMR को बहुत करेक्टली फिल करना है, इसमें किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 mm टिप का जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है वो अपने साथ ज़रूर रखिएगा। आपकी ID, ORS, मास्क एट्सेट्रा, वाटर बॉटल, ये सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द अबव जितना करेक्ट पहले लगता था उतना अब नहीं हो रहा है। UPSC बहुत स्पेसिफिक प्रिसीजन वाले स्टेटमेंट्स भी पूछ रही है, तो बी केयरफुल। इकोनॉमिक्स के सवाल होंगे, ज्योग्राफी के सवाल होंगे, हिस्ट्री के सवाल होंगे। इकोनॉमिक्स इस बार पिक हो सकता है। ज्योग्राफी बेसिक्स एंड हिस्ट्री में भी 1905 to 1947 मॉडर्न इंडिया, ये सवाल जो होते हैं कोर सब्जेक्ट के, इसको बहुत पेशेंटली प्रायोरिटी से हमें करेक्ट करना है। पॉलिटी अभी भी मोस्ट बैंकेबल एंड रिलायबल सब्जेक्ट है, तो ये हमें ध्यान देना है। कई बार आपको सेट अगर डिफिकल्ट लगे तो सेट ए डिफिकल्ट लग रहा है तो स्टार्ट विद 26th क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन, 76th क्वेश्चन। ब्रेक द पैटर्न, आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो अब शाम से ही पढ़ना बंद और रेस्ट करो, खुद को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करो। ये ज़रूर याद रखना है कि आज रात अच्छे से स्लीप होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स का स्लीप करो, यू विल फील हेल्दी एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग। पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है, दिस इज द लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, सरप्राइजेस भी हो सकते हैं, बट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि ये रिलेटिव एग्जाम होता है। आपको डिफिकल्ट लग रहा है मतलब 99% जनता को डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज यू आर द क्रीम। सो दैट इज वाई पैनिक नहीं करना है। ये रिलेटिव एग्जाम है, 87 मार्क्स में भी सी सिलेक्शन हो जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट मेरिट। मेरिट के हिसाब से खेलना है। प्रश्न आसान लग रहा है, अटेम्प्ट करो। डिफिकल्ट लग रहा है, जबरदस्ती अटेम्प्ट मत करो, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो कीप दिस इन माइंड। मेरिट के हिसाब से खेलना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके। CSET का जो पेपर होगा अच्छा जाएगा इस बार, डिफिकल्टी नहीं होगी। 66+ का सबसे पहले आप टारगेट करो स्कोर लाने का। हर प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। 2:30 से 4:30 आफ्टरनून का टाइम है। प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना, सन, टेम्परेचर, ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखते वक्त हेल्प करेगा। प्लस ये ध्यान रखना कि इस 120 मिनट में आपको सेम पैशन, सेम सिंसियरिटी से पेपर करना है जैसा आपने GS पेपर 1 किया। इसको हल्के से नहीं लेना। GS पेपर 2 को फुल्ली यूटिलाइज करना 120 मिनट्स ऑफ टाइम। आपका जो फेवरेट सेक्शन है उससे आप पहले स्टार्ट कर सकते हो। द आइडिया इज जितना जल्दी हो सके 66+ मार्क्स तक हमें पहुंचना है। RC अगर शुरू में करें तो एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, प्रेशर नहीं होता। रीजनिंग आप अच्छा कर सकते हो अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो। द आइडिया इज इट डजंट मैटर किस सेक्शन में आपका वीकनेस है। द आइडिया इज जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करो, उधर पहले वर्क करो, सबसे पहले 66+ मार्क्स बैंक करो अपना। ये कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। जस्ट स्टे काम, stay relaxed, stay happy. Happy people are more successful. Okay? So all the very best. आपने बहुत मेहनत किया है 5th of June के लिए. All the very, very best to you. Regarding the course, so this is what we promised back in February 2022. Prelims 2022 course. The idea was to give a direction, motivation, everything, preparation को strategize करना। फाइनल लैब स्प्रिंट के लिए जो आखिरी 2-3 महीने है इसमें फुल थ्रॉटल पढ़ना, और जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, इस एक्सपीरियंस के थ्रू आपका हेल्प करना। ये आइडिया था प्रीलिम्स 2022 कोर्स का। डूज एंड डोंट्स लाना, स्टडी में एक डिसिप्लिन लाना। हमने फौज के लेवल का डिसिप्लिन लाके इस कोर्स को टाइम पे विद पंक्चुअलिटी कंप्लीट किया है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्रीलिम्स 2022 कोर्स अराउंड 111 डेज तक स्ट्रेच था, और इस पूरे सेशन में जो प्रॉमिस किया गया, वी
have succeeded in delivering those things, this is a really good thing. Because exams ऐसे होते हैं कि promises are easy to make, deliver करना difficult चीज़ होता है. एग्जाम की बातें करना बहुत आसान होता है, एक्चुअल में पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है. 1000+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हमने कवर किए, 50 से ज़्यादा जीएस रिवीजन क्लास और इसका कंसोलिडेटेड मॉड्यूल भी आई हैव शेयर्ड विद यू. दीज आर वेरी कंसाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स एंड फाइल्स. 2+ ईयर का करंट अफेयर्स हमने लास्ट 3 ईयर्स का कंपाइलेशन देखा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट सेक्शन गूगल मीट ग्रुप क्लासेस में एक्सक्लूसिवली लास्ट 2-3 ईयर्स के हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड किए और रिवाइज किए. 10 ईयर्स के PYQ 2011 to 21 सॉल्व किए. क्विज पे हमारा एम्फेसिस था, 50 नहीं, हमने 100 से ज़्यादा टेलीग्राम पे डेली 10 MCQ क्वालिटी MCQ सॉल्व किए. न्यूज़पेपर में भी अराउंड 5 MCQ पर डे देखे. देन full length test भी we conducted 1 test but we focused more on this PYQ because PYQ से better कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती है. क्विजेस भी हमने कुछ किए और उसमें तिकड़म्स एटसेट्रा ट्रिक्स टिप्स ये सारी चीज़ें कवर किया. CSET एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था, 32 से ज़्यादा क्लासेस हुई, नोट्स शेयर किए, स्ट्रैटेजी शेयर किया. इस सब्जेक्ट में इस सेक्शन में कोई डिफिकल्टी अब आपको नहीं आएगा. CSET क्रैश कोर्स. सो द पॉइंट इज इंडिविजुअल गाइडेंस जो हाईलाइट था, एंड ट्रूली दिस वाज द हाईलाइट. डिफरेंट एज ग्रुप के फ्रॉम से 21 टू से 33, 34, 35 डिफरेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट से बात हुआ. बिगिनर लेवल के, क्वालिफाइड लेवल के, सम आर क्वालिफाइड, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम लिख रहे हैं. सो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड से भी वी हैव गॉट स्टूडेंट्स. दिस वाज रियली नाइस. सो द आइडिया इज विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर encouragement, without your motivation, and ये possible नहीं था. So for that, thank you very much. Thank you very much. Thank you a ton. Thank you 1000+. So अब बात next queries आ रही है, what we are going to do for 2023. So give me little break. I'm really feeling very tired. इस कोर्स में I pushed myself to the limits. अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं अपन. कुछ ही दिनों बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा 2023 में हम क्या करने वाले हैं, और दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी एलैबोरेट, और इससे भी फार बेटर हमारा स्ट्रैटेजी होगा 2023 में. ऑलराइट, सो द आइडिया इज टू स्टडी full throttle now and always. Study full throttle. Srajan India 1. Alright. So now let us come to 4th of June. Half of growing in life is just learning to focus on what matters. Today is 4th of June 2022. We are going to talk about all these important topics. Quiz number 38 Geography, ये हम continue करेंगे. Telegram पे भी 5 MCQ अभी continue रहेंगे. हॉकी स्टिक ग्राफ इंडिकेट करता है इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली सी टर्टल इंडिया में गहिर माथा मैरीन सेंचुरी में है. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है. सैटर्न, यस ये नंबर चेंज हो गया है. सैटर्न के पास अभी लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स है, मून्स है. कुरोशियो करंट है, ये लोकेटेड है coastline of Philippines and China. So these are answers of yesterday's questions. आज के सवाल है, what is the impact of emergency declared under Article 356? Article 356 on fundamental rights. During a proclamation of emergency on grounds of war of external aggression, the suspense of rights under which of the following articles takes place ऑटोमेटिकली. कौन सा फंडामेंटल राइट का इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? When the office of both the chairman and deputy chairman are vacant, the duties of the office of chairman are performed by whom? राज्यसभा में. Special leave petition Supreme Court की does not extend to which of the following judgment decrees? Which of the following participate in the election of Vice President of India? See, these are again very good quality MCQs. Try to solve them every day. 5 a day is more than sufficient. The idea is to being consistent and solve it every day. So this is polity. Similarly, vocabulary. Because studies में ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है कि MCQ कर रहे हैं फिर बाकी sections ignore हो रहे हैं.
हमेशा जो बैलेंस्ड स्टडी होती है वो बेस्ट स्टडी होती है। साइमल्टेनियसली वोकैबुलरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी ठीक करना है, साइमल्टेनियसली क्विज भी करना है, साइमल्टेनियसली सीसैट भी करना है, आंसर राइटिंग भी वी आर अगेन गोइंग टू रिज्यूम इन अ कपल ऑफ डेज। ओके, सो दिस इज वोकैबुलरी। ह्यूब्रिस्टिक का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, एक्सेसिवली प्राउड और सेल्फ कॉन्फिडेंट। सबर्ब होता है उपनगर, जैसे नोएडा गुड़गांव हो गया, स्पेशली रेसिडेंशियल वन। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है प्रधानता, प्रिवेलेंस, क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, इंपॉर्टेंस, डोमिनेंस। फ्लैबरगास्ट मतलब हैरत में डालना, सरप्राइज, ग्रेटली एस्टोनिश्ड। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, आर्टिफिशियल, फैब्रिकेटेड। सो ये वोकैबुलरी है। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. See, इस प्रिपरेशन का एक नंबर 1 रूल होता है, वो होता है जोश। जिसमें जितना जोश होता है, जितना प्रोएक्टिवनेस होती है, एंथुजियाज्म होता है, ईगरनेस होती है टू लर्न एंड पार्टिसिपेट, उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो डेवलप दिस हैबिट, पार्टिसिपेट। ओके, जैसे ये सी सेट है, सी सेट आरसी भी अब हम डेली करेंगे। सी सेट आरसी में ट्राई टू रीड दिस पैराग्राफ, रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज अगेन क्विज, ये क्विज है, कंडीशंस दिया हुआ है, रीड दीज कंडीशंस, दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, 1 2 3 4 5 6, देन टेल फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आंसर कि इसका क्विज का आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल आते हैं, बड़े आसान सवाल होते हैं। क्विज को एक बार आप सॉल्व करो, विद इन सेकेंड्स ये तीनों आंसर्स आपके करेक्टली आ जाएंगे। ओके, सो ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एज वेल। सो नाउ दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, लेट अस बिगिन। वायलेंस ऑफ एनी टाइप इज नॉट अलाउड, केवल रूल ऑफ लॉ होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ये चीज इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। Then West Bengal class 10 exam results, where are the boys? Now see, this is again one issue. जेंडर बैलेंस का मतलब क्या होता है? जेंडर बैलेंस का मतलब ये होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन में से मेन एंड विमेन, जो मेल और फीमेल है, दोनों में एक काइंड ऑफ बैलेंस बना रहे, बिकॉज नेचर इज डिजाइन लाइक दिस। सो द पॉइंट इज देयर हैज टू बी अ बैलेंस, जेंडर बैलेंस होना चाहिए। अब देखो, ये बहुत अच्छी न्यूज है। स्टूडेंट्स रिजॉइस आफ्टर द क्लास 10 एग्जाम रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड इन वेस्ट बंगाल ऑन फ्राइडे। तो दिस इज गुड, girl students are doing really good, but where are the boys? Wide gender gap leads to questions about dropout rate, तो this is again a cause of concern. जेंडर बैलेंस skewed है, तो ये skewed भी हो सकता है जिसमें से बॉयज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं आ रहा है, तो दिस इज अगेन जेंडर इम्बैलेंस। द जेंडर स्क्यू इज शार्प, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी गर्ल्स हैं, और देखो बॉयज केवल 5 लाख ही है, तो मतलब गर्ल्स आउट नंबर कर रही हैं बॉयज बाय 1.2 लाख। दिस नंबर इज ह्यूज। तकरीबन 50% होना चाहिए, 50-50 का बैलेंस होना चाहिए, देन इट इज अ बैलेंस, जेंडर बैलेंस होता है। बट ये 1.2 लाख है, तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज लाइक अगेन टेलिंग कि किस डायरेक्शन में यहाँ पर जेंडर इम्बैलेंस जनरेट होता नजर आ रहा है। अब देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी बताया स्टेट का जो सेक्स रेशियो है वो 992 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो रहा है, तो दिस इज गुड। मैटर ऑफ कंसर्न है, टीचर्स ने भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न इफ बॉयज ऑफ द सेम एज ग्रुप आर नॉट टेकिंग द बोर्ड एग्जाम। तो बॉयज पढ़ाई में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, एजुकेशन में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। This figures indicates that boys are not writing the board examination. One more thing, exam कभी भी give नहीं होता है. You are not going to give the UPSC exam. You are going to write the exam. Okay? So write नहीं कर रहे हैं board examination. They are dropping out and joining the workforce. तो मतलब एजुकेशन कंटिन्यू नहीं हो रही है उनकी. दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. इट शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड इंट्रोस्पेक्शन फॉर द गवर्नमेंट. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि जो जेंडर बैलेंस है वो एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है. वेस्ट बंगाल, दिस वेयर आर द बॉयज. सो दिस इज देयर. यू नो, जैसे ये चीज मैंने पहले भी बताया, I've talked to so many students, both girls and boys. तो द पॉइंट इज कि जो एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि लाइक मेल कैंडिडेट जो होता है वो भी उतना ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी, उतना ही ज़्यादा उसको भी हेल्प, ग्रूमिंग, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. सो द आइडिया इज इस टाइप का स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में भी कि जो
स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट, एस्पायरेंट्स आर एस्पायरेंट्स। जैसे इस एज ग्रुप में स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट है या गर्ल स्टूडेंट है, दोनों को इक्वल केयर, गाइडेंस एंड दिस एनकरेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो दिस हैज टू बी देयर. New opportunities for e-waste recycler. Now this is really good. Electronic waste collected at a scrap shop in this. See, रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. तो 1 बिलियन तक का यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में. तो देखो, जैसे लिथियम आयन बैटरी हुआ या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर में और बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा. अब जैसे ये लिथियम आयन बैटरीज हैं, ये बहुत पॉल्यूटिंग एंड टॉक्सिक भी होती है एनवायरनमेंट में, ये बड़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव भी होती है. तो क्यों ना इनके इक्विपमेंट्स को हम रिसाइकल करें. तो एक मैंडेटरी रिसाइकलिंग टारगेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर आते हैं. रिमेंबर दिस नेम, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016. तो इसमें 30% जो सेल है वो बढ़ गई है 70%, बिकॉज रिसाइकलिंग, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की बात है. सेकेंड जो बात है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी की, कि जिसने वो गैजेट बनाया है, जैसे मोबाइल बनाया है, वो उसको रिसाइकल भी करे. तो दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो रिसाइकल हो जाते हैं. अक्सर एप्पल बोलता है, ऑल्दो ये तो अलग ही स्टोरी है कि मोबाइल में चार्जर नहीं दे रहे फॉर कंजर्वेशन ऑफ दिस एनवायरमेंट, बट जो दूसरा स्टोरी है उसका, कि जो जैसे जो चेसिस बना हुआ है मैकबुक एटसेट्रा का, वो बोलते हैं रिसाइकल्ड अल्यूमिनियम से बना हुआ है. सो दिस इज द थिंग, रिसाइकलिंग इज इंपॉर्टेंट. मेटल्स का रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज मेटल्स एंड दीज लिथियम आयन, दीज ऑल आर लिमिटेड इन क्वांटिटी. सो व्हाट वी शुड डू, रिसाइकल. इससे क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगा. रिमेंबर दिस वर्ड, सर्कुलर इकोनॉमी. Recycler on processing a certain quantity of waste would be given a certificate verifying the number by CPCB. अब ये क्या है, एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी रिसाइकलिंग होती है ना, वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड होती है. नॉन ऑर्गेनाइज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इस टाइप से. अगर हम ऐसा कोई मैकेनिज्म बना लें, इनको सर्टिफाई कर पाए, एक इनको सर्टिफाई मतलब रेगुलराइज कर पाए इनसे, और इनको एक कॉमन मार्केट प्लेस में हम कनेक्ट कर पाए, तो इनको भी सोर्स ऑफ इनकम बेटर होगा. प्लस जो कंपनीज हैं उनको भी एक सर्टिफाइड वे में रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाएंगे. तो दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन. तो ये यहाँ पे बात है कि सर्टिफिकेट इशू होगा CPCB का, रिसाइकल्ड वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनीज कैन बाय दीज सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन टू मीट देयर एनुअल टारगेट. जैसे 2016 में बोला है इतना रिसाइकल करना है, तो एक फॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड है इस ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसीज का, इस पूरे प्रोसेसेस का. ओके, सो दिस इज दिस न्यूज. अब लेट अस मूव टू नेक्स्ट, कंट्रोल एंड डिलीट. गवर्नमेंट कमिटी इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स विद द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे अक्सर आप देखो नेगेटिव बिकता है. तो सोशल मीडिया में भी जो कंपनीज हैं, दे आर प्राइवेट कंपनीज, दे वांट मोर एंगेजमेंट. तो एट टाइम्स दे नो कि दिस इज अ कंट्रोवर्शियल कंटेंट, दिस इज अ बायस्ड कंटेंट, बट एट टाइम्स दे डोंट इमीडिएटली एक्ट, उसको दे अलाउ करते हैं, क्योंकि इससे एंगेजमेंट हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है सोशल मीडिया वेबसाइट्स में. बट इससे डैमेज होता है, एंटी लाइक कंट्री एक्टिविटीज़ होता है. कई बार आप देखो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, व्हाट अबाउट, ये सब कंप्लीट नॉनसेंस, बहुत सारी चीज़ें प्रोपोगेट होती है, और ये हमारे सोशल फैब्रिक, सोसाइटी के फैब्रिक को डिस्टर्ब करती है. ऑनलाइन हेट्रेड जो होता है, ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, एट टाइम्स propagated by certain this elements. तो ये क्या होता है, जो रियल लाइफ होती है उसमें भी प्रोपोगेट होने लग जाता है. तो दैट इज वाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑनलाइन जो कंटेंट है, विट्रियोलिक कंटेंट है, सेंसिटिव कंटेंट है, उसको टेक डाउन करने का प्रोविजन होना चाहिए. प्रॉब्लम ये आती है, सोशल मीडिया कंपनीज इंडिया में भी नहीं है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक से US की है और फॉरेन कंपनीज है. तो डेटा प्रोटेक्शन एक चीज़ आती है, सोशल मीडिया गाइडलाइंस एक चीज़ आती है. तो इसके लिए गवर्नमेंट IT रूल्स 2021 लाई. इसमें एक एपेलेट कमेटी भी है, कि जैसे सोशल मीडिया कंपनी में आपने कंप्लेन किया, वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप एक गवर्नमेंट में एपेलेट कमेटी में भी जा सकते हो, जहाँ पे उसको फिर गवर्नमेंट एनफोर्स करा सकती है केस बाय केस बेसिस में. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल मेकिंग्स आर कमिटेड टू एंश्योर, नोट डाउन दीज लाइन, ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट. इंटरनेट इज लाइक देयर, इंटरनेट डबल एज्ड स्वॉर्ड है, बट इंटरनेट इज देयर.
बच्चों का अभी आप प्राइमरी क्लासेस से ही देखो, सारी क्लासेस ऑनलाइन डिजिटल हो रही है, उनका इतनी कम एज में इंटरनेट का एक्सपोजर हो रहा है। अब ये इंटरनेट एक्सपोजर यंग माइंड्स में क्या इम्पैक्ट ला रहा है, ये इसीलिए ज़रूरी होता है, पेरेंटल सुपरविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो द आइडिया इज़ एल्डर्स का भी, गवर्नमेंट का भी, कि हम इंटरनेट को ओपन, सेफ और ट्रस्टेड और अकाउंटेबल रखें प्लेटफॉर्म्स को। इंटरनेट एक्सेस जो है रैपिडली बढ़ रहा है, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। अभी आप देखो 5G आने के बाद क्या होता है। तो न्यू इश्यूज रिलेटेड टू अबव कमिटमेंट जो है ये होना चाहिए। तो रेगुलेशन इज देयर, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, सोशल मीडिया है, ये इन्फ्लुएंसिंग मशीन भी होती है। आप अपने कई बार देखना, जिस पर्सन को आप लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका भी देखो क्रेडिबिलिटी क्या है, या फिर व्हाट दे आर टेलिंग इन्फ्लुएंसेस एट टाइम्स इन्फ्लुएंसिंग मशीन की तरह ये काम करता है। तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब इन्फ्लुएंसर्स का भी एट टाइम्स पर्सनल बायस्ड हो सकता है, इररेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। सो वी कैन नॉट अलाउ पर्सन टू बी इक्वल टू से स्टेट। जैसे यूएस के डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, नॉट अ बिग डील। यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट को बैन किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी ने। सो importance of democracy sake that it is not taken over by one influential player। एक influential सेलिब्रिटी है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके, एक ट्वीट पे, एक स्टेटमेंट पे मार्केट अप डाउन हो रहा है, दिस इज रॉन्ग इवन इफ इट इज द गवर्नमेंट विद इन एजेंडा। तो प्राइवेट प्लेयर से गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर होता है, गवर्नमेंट क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्शन टाइम पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट को भी एब्सोल्यूट नहीं हम रख सकते, देयर हैज टू बी चेक एंड बैलेंस। लॉज दैट इज वाई इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है हमेशा, रिमेंबर दिस थिंग। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज़ होगी यहाँ पे। तो इस आर्टिकल में प्राइमरली यही बात का है कि ये जो आईटी रूल्स हैं, क्या आईटी रूल्स में जो गवर्नमेंट का डिक्टेट तो नहीं हो जाएगा, इन सब चीज़ों में एक फेयर मैकेनिज्म होना चाहिए। ग्रेजुअल एंगेजमेंट, इंडिया शुड मेंटेन विद अफगानिस्तान अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट रूटेड इन रियलिज्म। रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है। अब देखो, जो अभी का तालिबान है, ऐसा कहा गया दिस इज तालिबान 2.0 डिफरेंट फ्रॉम 1990s, बट अभी तक इतने कोई डिफरेंसेस नज़र आए नहीं है। अब बात यह है कि अगर ये गवर्नमेंट है यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान से एंगेजमेंट भी रखना पड़ेगा। दैट इज़ वाई डिप्लोमेसी हम फिर से ओपन, डिप्लोमेटिक हम वापस मिशंस ओपन करने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान का जो इंटरनल सिचुएशन है, रीजनल डायनामिक्स है, तो मोर कंस्ट्रक्टिव लाइन हो टूवर्ड्स तालिबान रिजीम डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस विद द ग्रुप्स एक्सट्रीमिज्म। तो एक्चुअली तालिबान रिजिम एक्सट्रीमिज्म की तरफ था, बट अभी जा रहा है कि मॉडरेट तालिबान है। लेट अस सी। देन इसके बाद इंडिया ने रिकॉग्निशन दिया, बिकॉज रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान में सीवियर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, क्राइसिस था। तो इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीनेशन भेजा, विंटर क्लोथ्स भेजा, अफगानिस्तान को इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाने के लिए ट्राई किया, और ये समरा हमारा MEA का ऑफिशियल स्टैंड रहा है। अब कॉर्डियल रिलेशंस हम अभी भी कैरी करने की बात है, बट इधर सर्टेन इश्यूज हैं। सर्टेन इश्यूज क्या है? पहला, 20 साल पहले जब हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, जब लाइक US मिशन चालू हुआ था अफगानिस्तान में, तालिबान को हटाया गया था और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अशरफ गनी इन सब की वहाँ पे बनी थी। तो द आइडिया इज 20 साल में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, व्हाट अबाउट दैट? इट वुड वांट टू प्रोटेक्ट दीज इन्वेस्टमेंट्स। जैसे सलमा डैम है, वहाँ की पार्लियामेंट बनाया है, स्कूल्स बनाए, इतना सारा कंस्ट्रक्टिव काम किया है, हम उसको सेफगार्ड करना चाहेंगे। और हमारे पास अफगानिस्तान के जो पीपल है उनका गुडविल भी है। सेकेंड, तालिबान वर इन पावर इन द 1990s। अफगानिस्तान क्या हुआ? सेफ हेवन बन गया एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप का। एक प्लेन भी हाईजैक कर लिया था हमारा। सो इंडिया ऑल्सो सॉ शार्प राइज इन वायलेंस इन कश्मीर। और कश्मीर में ये लोग क्या करते हैं? प्रॉक्सी वॉर करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है वाया पाकिस्तान। तो वहाँ पे मुजाहिदीन, तालिबान, इनका रीन स्टार्ट हो गया। तो ये एक सेकेंड, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का थ्रेट आया। थर्ड, हिस्ट्री रिपीट नहीं करनी चाहिए हमें, वी शुड बी केयरफुल हिस्ट्री रिपीट नहीं हो। तीसरा मुद्दा है कि पाकिस्तान एक सैटेलाइट, पाकिस्तान का सैटेलाइट स्टेट कहीं अफगानिस्तान तो नहीं बन गया है। बिकॉज यू नो, जो जैसे वेपन्स USA अभी जो छोड़ के गया है अफगानिस्तान में, वो सारे वेपन्स इंडिया में आ रहे हैं। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस
culprit is here. So New Delhi cannot pursue any of these objectives if it does not engage with Taliban. So that is why it is important कि हम डायरेक्ट जो कांटेक्ट है तालिबान से उसको ब्रेक नहीं करें, अफगानिस्तान से ब्रेक नहीं करें। प्लस हरी भी नहीं होना चाहिए कि हम डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन तुरंत दे दें तालिबान, बिकॉज तालिबान भी ट्रू अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी डोंट नो। पश्तून है, men only regime imposed harsh restriction on women at home. So there are challenges. आइडियो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मिसिंग है। India should work with other regional and global players to push the Taliban to adopt a more inclusive regime. Same time maintaining a policy of gradual bilateral engagement rooted in realism. So this is how diplomacy works. हम complete break भी नहीं करते हैं, but at the same time engagement होगा, but उसको भी स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है, प्रॉपर केयर प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, और हमारे इंटरेस्ट जो ये 3 कंसर्न्स यहाँ पे दिए हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बिकॉज अफगानिस्तान इज़ अ नेबर, सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट मीन्स सिलेबस। द डार्क साइड ऑफ मॉडर्न डोमेस्टिसिटी इन तमिलनाडु, प्राइमरली यहाँ पे दिया हुआ है वॉयलेंस। अगेन वॉयलेंस एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट टॉलरेटेड। प्राइमरली यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की बात किया हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस। सी वायलेंस का मतलब केवल फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, एट टाइम्स यू मीट पीपल, वर्बल वायलेंस होता है, इमोशनल वायलेंस होता है, टॉक्सिसिटी आती है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायलेंस। नो इज नो, यू कैन इफ यू से नो, दिस इज सेल्फ हेल्प। सो द पॉइंट इज, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, यू शुड रेज योर वॉइस। सो दिस इज मॉडर्न डोमेस्टिसिटी। वायलेंस ऑफ एनी टाइप शुड नॉट बी एनकरेज्ड। अब वायलेंस का भी मतलब ये नहीं होता है, ये भी जेंडर बैलेंस होता है, जेंडर न्यूट्रल होता है, दिस कुड बी बोथ वेज। द आइडिया इज डोमेस्टिक वायलेंस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। न्यू इंडिया नीड्स फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन। अब सी एजुकेशन जो है इसको फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, कमर्शलाइजेशन से क्या हो रहा है, एक सर्टेन फर्म ने एजुकेशन पे सर्टेन मनी इन्वेस्ट कराया, पैसे लगाए, तो वो सर्टेन जो आइडियोलॉजीज है वही एजुकेशन में फिर आगे बढ़ेगी। सो दैट इज़ वाई जो गवर्नमेंट बैक्ड है या फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो फॉर स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर है, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर फ्री, दे आर नॉट लाइक बाध्य नहीं है वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस में। सो इंडिया नीड्स फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन और फ्री क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। तो प्राइमरली यहाँ पे ये केस दिया है कि कॉरपोरेट्स हुए, अलुमनाई हुआ, गवर्नमेंट हुआ, ये फिलैंथ्रोपिक वर्क भी करे, फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट करे, टैक्स ब्रेक्स दे, सो दैट जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल बन पाए, अफोर्डेबल। सो दिस इज दैट। क्योंकि जैसे क्या होता है कई बार, जैसे आप अक्सर इंस्टीट्यूट्स में देखो, कोई इंस्टीट्यूट का पास आउट होता है, फिर वो लाइफ में अच्छा कर रहा है, उसके पास पैसे भी हैं, उसको लगता है इंस्टीट्यूट में से एक नया ऑडिटोरियम ओपन कर देते हैं, या फिर से कोई मशीन्स चाहिए या फिर कोई गैजेट्स चाहिए उन्हें, तो वो इंस्टीट्यूट में वो डोनेट करते हैं, इवन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। तो एलुमनाई का हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रन एन इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स भी, अलुमनाई भी, गवर्नमेंट भी, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशंस ही फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स ही आगे चल के फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। सो दिस इज अ गुड मेथड, कॉर्पोरेट, अलुमनाई एंड गवर्नमेंट, फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट भी होना चाहिए। देन दिस इज नेक्स्ट वन, वीट एक्सपोर्ट बैन नॉट अगेंस्ट फार्मर्स। वीट एक्सपोर्ट पहले हमने प्लान किया, बट हमने कहा कि पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक पीपल है, तो हमने वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। आइडिया इज कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट फार्मर्स, बिकॉज फार्मर्स को ये लगा कि बाहर अच्छी प्राइस में हम वीट एक्सपोर्ट कर पा रहे थे और हमसे वो दिस फ्रीडम छीन लिया गया। तो दिस इज़ नॉट अगेंस्ट फार्मर्स, ये डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने का है। सेकेंड, एक और चीज़ होता है फाइटो सैनिटरी मेजर्स। तो अक्सर जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अक्सर जैसे यूरोप में हो जाता है कि जो हमारे यहाँ के फ्रूट्स गए हैं या फिर कोई से वेजिटेबल्स या फिर राइस या वीट है, उसमें वो बोलते हैं कि सर्टेन जो टेस्ट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट इज़ से ऑर्गेनिक है या नहीं है, सर्टेन केमिकल तो यूज़ नहीं किया, लाइक दैट। तो अभी जैसे टर्की ने बोला कि सर्टेन उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाए, आईटीसी का एक्सपोर्ट था, बट उसको फिर इजिप्ट ने खरीद लिया है, तो उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि यहाँ पे कुछ गुफअप हुआ है, ऐसा, नथिंग टू वरी।
Then US and India working to build on gains from trade forum. यूएसए इंडिया का सबसे बड़ा अभी बायलैटरल पार्टनर है। यूएसए चाइना को ओवरटेक किया है यूएसए ने, तो यूएसए के साथ ट्रेड इज इम्पॉर्टेंट। तो इससे पहले ट्रेड पॉलिसी की भी बात चल रही है, मिनी ट्रेड डील की भी बात चल रही है, इसमें आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है बट एक्सपेक्टेड है कि आगे ये होगा। अब जैसे अगर हम बात करें ट्रेड का, तो जैसे हम यहाँ पे फीड इंग्रेडिएंट DDGS, डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है एथेनॉल, एनिमल फीड इंग्रेडिएंट कर रहा है। अगेन जो बात आ जाती है वो आती है बैरियर्स की। बैरियर्स दो टाइप के होते हैं, टैरिफ बैरियर होता है, नॉन टैरिफ बैरियर होता है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। तो यूएसए के साथ भी WTO भी ये कोशिश करता है बैरियर्स हटाने का। यूएसए के साथ भी जो प्राइमरली आता है, यूएसए को चाहिए इंडियन मार्केट का एक्सेस, यूएसए को चाहिए कि उनकी जो ब्रांड्स है उसका एंट्री। जैसे टेस्ला CEO एलॉन मस्क भी कीप ऑन टेलिंग कि इंडिया जो ड्यूटीज है वो कम करे टेस्ला कार्स में एटसेट्रा। पहले हार्ले डेविडसन एंड ट्रम्प का एपिसोड चलता था। सो दे वांट एक्सेस टू इंडियन मार्केट, दे वांट लोअर ड्यूटीज, और इंडिया बोलता है कि हमें भी एक्सेस दो। जैसे हम यहाँ पे दिस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, श्रिम्प का एक्सपोर्ट्स दो हमें यूएसए का। सो द आइडिया इज ये जो बैरियर्स हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इसको दूर करें। एक और मुद्दा आता है, वो होता है GSP का। यूएस की एक पॉलिसी होती है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको सर्टेन ईज दिया जाता है उन्हें। जो टैरिफ वगैरह होता है उसमें सर्टेन ट्रेड में रिलैक्सेशन मिलता है। इंडिया को GSP से हटा दिया, ये बोल के हटाया कि इंडिया के साथ एक तो ट्रेड इम्बैलेंस है यूएसए का, प्लस इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है ट्रेड में, तो इंडिया को एज सच हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके इंडिया को GSP रिजीम से रिमूव कर दिया। तो वो भी एक बात है कि GSP फिर से आना चाहिए, लाइक दैट। तो ये अभी डेवलपमेंट है, लेट अस सी। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड डील लॉन्ग ड्यू है यूएसए के साथ, दिस शुड हैपन इन नियर फ्यूचर। जयशंकर साहब, इंडिया नॉट कंडुइट टू फॉर रशियन ऑयल। इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है रशियन ऑयल वो बढ़ गया है ऑब्वियसली, पर इंडिया में जयशंकर साहब का कल एक स्पीच भी आ रहा था कि कंट्रीज जो होती है, अब जैसे रशिया के से हमें चीपर ऑयल मिल रहा है तो वी शुड टेक इट। यूरोप जो है वो भी इंपोर्ट कराया इतना ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया। सो जो यूएसए है, एक तरफ हम ईरान से इंपोर्ट नहीं करा पा रहे, दूसरी तरफ हमसे वेनेजुएला से नहीं ले पा रहे, हमें रशिया से भी नहीं मिल रहा है। सो द पॉइंट इज, इस तरीके से इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, जो हमारा इंटरेस्ट में होगा अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया इज नॉट प्रॉफिटियरिंग। एक्चुअली इंडिया क्या करता है, इंडिया का एक है कि हम इंपोर्ट कराते हैं ऑयल का, क्रूड ऑयल का, और हमारे यहाँ बहुत सारी रिफाइनरीज है। वो रिफाइनरीज क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसको फिर हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो इस बात पे यहाँ पे बात हुई है। बायोफ्यूल नेक्स्ट बिग थिंग है, बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टेंट। अपटेक है कोविड में, बी वेरी केयरफुल। जगन्नाथ टेम्पल इज इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे ऐसा वर्क चल रहा है। ASI बोल रही है कि इससे जो इंटीग्रिटी है, आर्किटेक्चरल इंटीग्रिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी मंदिर की। DGCA finds fake documents in aviation exam application. This is ecology eco-sensitive zone. Eco-sensitive zone क्या होता है, जैसे ये फॉरेस्ट है, इसके पास हमने एक बफर एरिया बना दिया तो वो इको-सेंसिटिव जोन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डायरेक्शन दिया है कि हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन होना जरूरी है, जो करीब 1 किलोमीटर का बफर एरिया होगा। तो ये नेशनल पार्क है, इसके बाद एक 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होगा, डिमार्केटेड बाउंड्री। ये क्या काम करेगा, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। प्रोटेक्शन यहाँ पे हाई होगा और इससे ओवरऑल जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें एक लेयर ऑफ सेफ्टी और आ जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसके कुछ और भी नोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं। इको सेंसिटिव जोन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज को बोल सकते हैं। नोटिफाई MOEFCC करता है। ये अराउंड होते हैं, आसपास होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ के। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। रेगुलेटेड होते हैं, मैनेज्ड होते हैं यहाँ पे एक्टिविटी। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डिलिनिएशन करती है इन जोन्स का, रेगुलेटेड होते हैं। यहाँ पे प्रोहिबिशन भी हो सकता है सर्टेन एक्टिविटीज़ का। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो डिसाइड की जाती है कौन सी रेगुलेटेड होगी, प्रोहिबिटिव होगी, लाइक दैट।
देन बेसिक एम ये होता है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको एक फर्दर एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे प्रोवाइड कराना। ये ट्रांजिशन जोन भी हो सकते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फ्रेजाइल एरियाज है MOEF-CC। देन इको सेंसिटिव जोन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिनिमाइज करते हैं इम्पैक्ट को, अर्बनाइजेशन एटसेट्रा का। ओके, तो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। इंडिया में वन हॉर्न राइनो क्या एक्सक्लूसिवली इंडिया में मिलता है और किन कंट्रीज में वन हॉर्न राइनो मिलता है, और जो अफ्रीका का है उसमें कितने हॉर्न्स होते हैं? टेल। दिस इज वन हॉर्न राइनो। इको सेंसिटिव जोन मिनिमाइज करता है फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी। तो दिस इज दैट। तो इको सेंसिटिव जोन में कुछ एक्टिविटीज अलाउड भी होती है, जैसे सर्टेन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मतलब जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कुछ सर्टेन एक्टिविटीज रेगुलेटेड अलाउड है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे जैसे नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। इको सेंसिटिव जोन में सर्टेन एक्टिविटीज अलाउड है, बट कुछ प्रोहिबिटेड भी होगी जो पॉल्यूशन कर रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, हॉट एयर बलून टाइप ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें एफ्लुएंट हो रहा है, डिजास्टर हैजार्डस हो रहा है, वो कुछ रेगुलेटेड होगी। जैसे कुछ होटल्स रेस्टोरेंट्स वहाँ पे बनाने को बात है, इलेक्ट्रिक केबल। सो केस बाय केस बेसिस में जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड होती है। बट नया डिसीजन क्या है कि 1 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन होना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट्स टू फ्रिवलस PIL पिटिशन। ये क्या होता है फ्रिवलस? कई बार फ्रिवलस कमेंट्स होते हैं, फ्रिवलस रिमार्क्स होते हैं। दिस इज PIL पिटिशन। Then Zelensky, Biden, Ukraine, this. तो this is there. श्रीलंका को अभी भी हेल्प चाहिए, फूड एंड दिस। पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है। क्वीन स्किप्स जुबली चर्च सर्विस। PMI जो है वो हिट हुआ, 133 मंथ है। दिस इज अ गुड थिंग। PMI एक्चुअली बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, बिकॉज PMI का डेटा कहाँ से आता है? एक्चुअल मैनेजर्स हैं, परचेजिंग मैनेजर्स हैं डिफरेंट फील्ड्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा के, उनसे पूछा जाता है कि आप रॉ मटेरियल कितना खरीद रहे हो, एक्सपेंशन का कितना प्लान कर रहे हो। तो ये ज़्यादा बेटर प्रिडिक्शन बताता है बिकॉज उनको पता है। जैसे मारुति का मैनेजर है कंपनी ऑटोमोबाइल, वो बहुत ज़्यादा कार्स बनाने की प्लान कर रहे हैं बिकॉज उनका इंटरनल स्टडी होगा कि डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ग्रेटर देन 50 है मतलब गुड एक्सपैंडिंग, लेस देन 50 है मतलब श्रिंकिंग। मस्क हैज अ सुपर बैड फीलिंग अबाउट इकोनॉमी, 10% जॉब कट्स हुए। सी जॉब्स भी अभी जो कट हो रहे हैं वो प्राइमरली से नॉन एसेंशियल जॉब्स हैं, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। लेट अस सी। बाकी यूएस की जो इकोनॉमी है वो डिफिकल्ट फेज में आ रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इन्फ्लेशन लोअर देन वर्ड्स ऑन मोस्ट आइटम्स, ये गोयल साहब ने कहा। टोमेटो प्राइसेस बियॉन्ड कंट्रोल। देन this is there. Golden fist forged in the fires of adversity. Such a good quote. Golden fist forged in the fires of adversity. Adversity आपको prepare करती है for bigger challenges. So इसको हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए। forged in the fires of adversity. So ये बात है निखत जरीन का। अभी 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है हमारी। Let us see. Excellent, this champion sports person. Then this is cricket and this कल सी नडाल enters final, but यहाँ पे ज्वेरेव को इंजरी हो गया था। So this is that. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.